चलिए, तो फाइनली हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर तो समाप्त कर लिया। रिसेसिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट में मैंने 2 1 3 बता दिया, ठीक है। बाकी उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं डोमिनेंट, लेकिन आप डॉक्टर बनने जा रहे हो यार, कम से कम 2 3 तो नाम याद रखो यार, एग्जाम में आए ना आए, ठीक है। पता तो होना चाहिए, तब तो एमबीबीएस में मजा आएगा। चलिए, अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक बात बताओ यार, अभी मैंने जितना भी डिसऑर्डर पढ़ाया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या फिर सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, या फिर अभी पढ़ाऊंगा एक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड रिसेसिव पढ़ाऊंगा इसमें है, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी एग्जांपल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव से उठा लूं या ऑटोसोमल रिसेसिव से उठा लूं, डोमिनेंट से उठा लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठा लूं क्वेश्चन, आपको मान लिया जाए कि मैं बोल दूं सिस्टिक फाइब्रोसिस, चलो मैं बोल दूं सिस्टिक फाइब्रोसिस, बताओ सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। ऑप्शन दे दूंगा, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम, ऑल। आंसर क्या होगा? दोनों बोलो अपना अपना आंसर, आंसर बोलो। आंसर चैट में आ गया है 3। तुम्हारा निशा? निशा आवाज नहीं आ रही है। इसमें तो ऑल होगा। ऑल कहां से होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस मैंने पढ़ा रखा है, उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टिक फाइब्रोसिस में पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन, जो मेनली सीएल आयन के बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। उसका जीन जो होता है ऑटोसोम पर प्रेजेंट होता है। आंसर विल बी ऑटोसोम, क्योंकि ये दोनों जो है एलोसोम कहलाते हैं, नहीं पता है? अरे ये दोनों एलोसोम कहलाते हैं ना, समझ रहे हो? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सपोज करो कि ऐसा एक क्वेश्चन बना दें, सपोज दैट कि ऐसा एक क्वेश्चन बना दें, देखना इधर, यहाँ पे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को हटा के यहाँ पे लिख दें टे सेक्स डिजीज, टे सेक्स डिजीज, और यहाँ पे ऑप्शन क्या करें, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम, और यहाँ लिख दें एलोसोम। अब बोलो आंसर दोनों अपना अपना, जल्दी बोलो। निशा? निशा आंसर, आंसर आंसर आंसर। निशा तुम्हारा माइक ऑन नहीं है, एरर है क्या? अच्छा, चैट में दे रही है 4। अरे नहीं यार, अभी भी आंसर 3 ही होगा, रिवाइज करो घर पे। टेस्ट सेक्स डिजीज आपको मैंने पढ़ाया था, और ये टेस्ट सेक्स डिजीज होता है एक पर्टिकुलर एंजाइम के कमी की वजह से, जिसका नाम था, अगर आपको याद हो, गैंग्लियोसाइड GM2 हेक्सोसा हेक्सोसामिनिडेज। ये एंजाइम की कमी की वजह से होता है, एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है, और इस एंजाइम को बनाने वाला जीन भी ऑटोसोम पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम ये सेक्स क्रोमोसोम है, उसी का नाम एलोसोम है, ये तो ऑटोसोम पे है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं और बन सकते हैं, ठीक है, घुमा के पूछ लेगा तुमसे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चों? अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, और इसमें डोमिनेंट पढ़ना नहीं है, रिसेसिव पढ़ना है। अब रिसेसिव में आपको मैं डायरेक्ट नोट से ही बताता हूँ, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब कुछ वहीं से समझाएंगे, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में सब आ जाएगा। चलिए, ये देखिए आपके सामने एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर आ गया, और इसमें भी आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो कि हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, एक्स लिंक्ड, अच्छा यहाँ नीचे लिख रखा है डिसऑर्डर रिसेसिव, ठीक है। तो आप देख ही लो, सारे हम रिसेसिव वाले ही डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हीमोफीलिया पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, डिचेंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी पढ़ेंगे, ग्लूकोज 6PD सिंड्रोम पढ़ेंगे, और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, डोमिनेंट पढ़ना नहीं, ठीक है। तो ये सारे पढ़ेंगे 5 डिसऑर्डर, ठीक है। आपको मैं बता दूं बच्चों, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस की जितनी भी बातें करनी थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
और मैं ये भी बता दूं इसके क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, चाहे वो पेडिग्री से रिलेटेड हो, चाहे वो जीनोटाइप फिनोटाइप से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हो, वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसलिए अब हम हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस की बातें नहीं करेंगे। यहाँ बस इतना ही बताएंगे कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपको मैंने हीमोफीलिया भी पढ़ा रखा, कलर ब्लाइंडनेस भी पढ़ा रखा, नाइट ब्लाइंडनेस भी पढ़ा रखा। ये इसकी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, ये हो चुका है। बस इतना बताएंगे याद दिलाने के लिए कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। निशा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा जेनेटिक्स फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला, आपके बैच में और भी बच्चे आए हैं कुछ नए, तो उनको भी पढ़ाना है जेनेटिक्स। चलिए अब हम बात करने वाले हैं केवल डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ग्लूकोज 6PD सिंड्रोम। पहले उठाते हैं इस डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्या होता पता है? यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। क्या नाम है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है एक प्रकार का। ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है पता है? जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा जब मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल मसल, तो वहां मैं स्केलेटल मसल फाइबर का एक लंबा सा डायग्राम बनाऊंगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ एक डायग्राम बनाऊंगा। और इसमें बताऊंगा मैं कि यहाँ पे जो है ऐसे एक्टिन फिलामेंट होता है, ऐसे एक्टिन फिलामेंट होता है, और उसके बीच में ऐसे ये मायोसिन फिलामेंट होता है बीच में, ठीक है, ये मायोसिन फिलामेंट होता है इस टाइप से, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट, और वही स्लाइड करते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्टिन फिलामेंट इधर की तरफ स्लाइड करते हैं मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, और ये अलग अलग प्रोटीन का बना होता है। ये बात मसल में पढ़ाऊंगा, जो पढ़ चुके हैं वो जान गए। वहां पर मैंने एक बात आपसे छुपा ली थी, क्योंकि वहां पे हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते थे। वहां पे मैंने एक बात क्या छुपाया था आपसे? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये देख रहे हो आप, ये तो सबसे अपर सरफेस का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मायोफैब्रिल कहलाता है। ये इधर देखो, इस कलर से लेते हैं, किस कलर से? इससे। ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है एक रॉड जैसा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोफैब्रिल। क्या बोलते हैं उसको? मायोफैब्रिल बोलते हैं। इस मायोफैब्रिल से अटैच्ड होता है एक प्रोटीन, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे 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 एक प्रोटीन होता है। और यहाँ जो इसकी मेम्ब्रेन है ये सार्कोलीमा कहलाती है। मसल में बताऊंगा, स्केलेटल मसल है ना, इसलिए सार्को SARCOLEMA सार्कोलीमा कहलाती है। और ये मायोफैब्रिल है। सार्कोलीमा और मायोफैब्रिल को कनेक्ट कर रहा है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है। क्या आप ये गौर कर पा रहे हो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मायोफैब्रिल से अटैच है और सार्कोलीमा को जोड़ते हुए बाहर निकल गया। और बाहर आपको पता है कि इधर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, पढ़ा रखा है, जो नहीं पढ़े उनको मैं बताऊंगा। बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो भी फाइबर वगैरह होंगे, उस फाइबर वगैरह से ये जाके अटैच हो जाता है। कौन? ये फाइबर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का फाइबर है। कौन अटैच हो जाता है? ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ऐसे ऐसे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब बोलो, क्या आपको इतना आभास हो रहा है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सार्कोलीमा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है? क्या दोनों को ये बात समझ में आ गया? मजबूती दे रहा है, दोनों को बात समझ में आ गया? ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मायोफैब्रिल से जुड़ा हुआ है, सार्कोलीमा से अटैच होते हुए बाहर निकल गया, बाहर के फाइबर से जाके जुड़ गया, और इस कदर वो पूरी सार्कोलीमा को होल्ड करके रखा है। बोलो निशा, समझ में आया बात? यस। ठीक है। अब हम बता रहे हैं क्या कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आपको मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ाऊंगा, ये पूरा का पूरा मायोफैब्रिल जो है शॉर्ट करता है, शॉर्टेन होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्टेन होता है। तो उस दौरान सार्कोलीमा पे काफी टेंशन पड़ता है। ये जो पूरा सार्कोलीमा आप देख रहे हो ना, इस सार्कोलीमा पे टेंशन पड़ता है। तो अगर तो ऐसे अगर बार बार टेंशन पड़ेगा तो मसल जो सार्कोलीमा है तो रैप्चर हो सकती है, डीजनरेट हो सकती है कि नहीं? उसको बार बार टेंशन सहना पड़ता है यार, उसका टीयरिंग वेयरिंग हो सकता है, टूट सकता है, मरोड़ सकता है। अगर उसको कोई सपोर्ट ना मिले तो टूट जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो समझ में आया डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का रोल क्या है? अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं रहा तो सार्कोलीमा डीजनरेट कर जाएगी, और ऐसा ही होता है। एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड एक जीन होता है, एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड एक जीन होता है। इस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। क्या नाम है? डिस्ट्रोफिन जीन। और यही जीन बनाता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अगर ये जीन रिसेसिव कंडीशन में आ जाए, ये जीन अगर रिसेसिव कंडीशन में आ जाए जो एक्स क्रोमोसोम पर है, दोनों रिसेसिव कंडीशन में हो, एक्स एक्स उसके माथे पे मैं लिखूं, मान लो कि ये क्या डिस्ट्रोफिन के लिए ना, तो स्मॉल डी लिख देता हूँ,
अगर ये रिसेसिव कंडीशन में आ जाए तो बोलो निशा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनेगा? No, sir. नहीं बनेगा तो इसको हटाओ, उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, नहीं बना। चलो मसल तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो बताओ बार बार इस सार्कोलिमा को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, बार बार इसको टेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके रप्चर होने की चांसेस है कि नहीं है ना? तो ये डीजनरेट कर जाएगी। ठीक है, अब मैं एक और बात बताता हूँ जो अभी आपके लेवल पे नहीं है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का रोल नहीं है, उसका मेन रोल क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है सार्कोलिमा को, स्केलेटल मसल फाइबर के सार्कोलिमा को, स्केलेटल मसल फाइबर के सार्कोलिमा को, नॉट कार्डियक मसल, यूसर मसल, स्केलेटल मसल के सार्कोलिमा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये काम है उसका। लेकिन इसका एक काम और है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल है। ये बात आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, सब कुछ यहाँ नहीं पढ़ा देंगे। मैंने पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया, अगर जो नहीं पढ़े उनको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का रोल कहीं बताएंगे नहीं, एमबीबीएस में पढ़ोगे। लेकिन आप तो एक बात ध्यान में रख लेना कि इसका मेन काम तो क्या है, सार्कोलिमा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, लेकिन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल निभाता है। तो छोड़ो ना यार, कुल मिला के अगर ये नहीं रहा प्रोटीन तो मेन प्रॉब्लम आने वाला क्या है? डीजनरेशन हो जाएगा, टीयरिंग हो जाएगा, टूट जाएगा, मरोड़ जाएगा। कौन? मसल्स। और पता है ऐसा जिस बच्चे के अंदर ये कंडीशन आया है ना, रिसेसिव वाला, वो बच्चा 6 से 7 साल में जाके मर जाएगा। अब बोलोगे सर मामूली सा तो प्रॉब्लम है, स्केलेटल मसल में तो प्रॉब्लम है, बच्चा मर जाएगा। बता सकते हो क्यों मरेगा? दोनों में से कोई बता सकते हो दिमाग लगा के क्यों मरेगा बच्चा? दिमाग लगा के बता सकते हो? चलो हिंट देते हैं, हिंट देते हैं। प्रॉब्लम है स्केलेटल मसल्स में, लेकिन मरेगा बच्चा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से। चलो हिंट दिए, अब बताओ। प्रॉब्लम है, एक का जवाब आ रहा है, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, उससे नहीं मरेगा ना, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, सार्कोलेमा डीजनरेट होगा। लेकिन 6 से 7 साल में जो डेथ का कारण है वो कारण नहीं है, कारण कुछ और है। चलो हम बता देते हैं, चलो बता देते हैं आपको। अगर अपडेटेड नोट्स मिला होगा, अच्छा ये डायग्राम का अगर लेना है फोटो तो ले लीजिए, जल्दी लीजिए, मैं मिटाऊंगा, ले लिए। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अगर वो आपको पता है कि स्केलेटल मसल्स के जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाएंगे, मसल्स डीजनरेट हो जाएंगे। आप सुने होंगे रेस्पिरेटरी मसल्स, ईआईसीएम, आईआईसीएम स्केलेटल मसल है, डायफ्राम के मसल फ्रेनिक मसल, एब्डोमिनल मसल भी फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आता है, ये सारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं। और अगर ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा तो 6 से 7 साल में तो डीजनरेट हो जाएगा पूरा, बच्चा ब्रीदिंग कर ही नहीं पाएगा, O2 की कमी से और CO2 एक्युमुलेशन से बच्चा मर जाएगा 6 से 7 साल में। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है? धीरे धीरे पैरालिटिक कंडीशन आएगा। बोलो पैरालिटिक कंडीशन क्यों आएगा? अरे वो बात बताओ, ये जो स्केलेटल मसल फाइबर है उसकी जो सार्कोलिमा है, उसी सार्कोलिमा में ना ये न्यूरॉन धसे होते हैं जहां से इंपल्स आता है। जब ये सार्कोलिमा ही डिजनरेट कर जाएगा तो जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है NMJ, वो भी खत्म हो जाएगा, इंपल्स लेगा ही नहीं स्केलेटल मसल्स, तो धीरे धीरे पैरालिटिक कंडीशन भी होगा, लेकिन बच्चे का डेथ हो जाएगा 6 से 7 साल। तो ये बातें मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है, कहाँ पर? यहाँ पे। जो लोग पहले नहीं है ऐड किया हुआ तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ये बात मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आपको मैंने समझा दिया कि इसमें बच्चा मरेगा कैसे, 6 से 7 साल में मर जाएगा। बोलो दोनों को डीएमडी क्लियर है? टेटेनस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, निशा? Yes, sir. चलिए, तो आप एक बात ध्यान रखना, आप मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और डीएमडी मतलब टेटेनस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कंफ्यूज मत हो। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ किसी की अधिकता की वजह से मसल्स बर्बाद हो रहा है और यहाँ किसी के कमी की वजह से, वो कौन है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो ये आप ध्यान में रखना कि मायोटोनिक और डीएमडी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चलिए, तो ये रहा आपका डीएमडी। अगला G6PD सिंड्रोम नॉर्मली बोलते हैं, वैसे तो ग्लूकोज 6PD सिंड्रोम है, ठीक है? मैं आपको बताऊं आरबीसी,
मेरे पीछे देखो, दिख रहा है? दिख रहा है निशा आरबीसी? Yes. ये आरबीसी रमन बायोलॉजी क्लासेस है, ये रेड ब्लड सेल नहीं है, ठीक है? लेकिन ये मैंने लोगो जो लगा रखा है आरबीसी के शेप का लगा रखा है। इस आरबीसी के अंदर होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूं मैं, इस आरबीसी के अंदर होता कुछ नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं, जब आरबीसी का मैच्योरेशन होता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, सब कुछ खत्म हो जाता है मैच्योरेशन प्रोसेस के दौरान, केवल और केवल एक चीज अंदर भरने के लिए, और वो है हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। यही तो आरबीसी की खासियत है। और आरबीसी की मेम्ब्रेन थोड़ी सी खास होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ। आरबीसी के मेम्ब्रेन का नाम भी आपको मैंने बता रखा है सेल वाले चैप्टर में, डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। डोनेंस साहब ने इसको स्टडी किया था, इसलिए डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं आरबीसी के मेम्ब्रेन को। इसकी खासियत ये है कि अदर सेल मेम्ब्रेन से, अदर जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर परमेबिलिटी, इसके अंदर परमेबिलिटी केवल Cl- और HCO3- का पाया जाता है। इसके लिए परमेबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ Na+ और K+ का परमेबिलिटी नहीं होता है। ये मेम्ब्रेन बहुत खास है। और भी बातें हैं डोनेंस मेम्ब्रेन से रिलेटेड, ये मेम्ब्रेन बहुत ही खास है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया डोनेंस मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है? अब मैं बताता हूँ इस आरबीसी के अंदर क्या होने वाला है। एक बात बताओ, जो सेल रेस्पिरेशन मेरे सब पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। आपको पता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ना सेल रेस्पिरेशन के नाम पे, एनर्जी पर्पस के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। यहाँ लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और ईटीएस नहीं चलेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ना, फाइनली इसी से एनर्जी मिलेगा। इस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटेगा, फाइनली एनर्जी मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ग्लाइकोलाइसिस से तो दो ही एनर्जी मिलने वाला है ना, ज्यादा कहाँ मिलेगा? मतलब दो ही एटीपी मिलने वाला है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। इतना तो पता है ना दोनों को? बोलो निशा, इतना तो पता होगा ना, 11th में पढ़े होगे इतना तो, कि ग्लाइकोलाइसिस से दो ही एटीपी मिलता है एक ग्लूकोज से। तो क्या इतने को एटीपी से काम चल जाएगा आरबीसी का? कहते ही नहीं। अरे बहुत भयानक भयानक काम कर रहा है, O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दिन भर तो मूवमेंट करते रहता है, नहीं चलेगा। तो इस आरबीसी के अंदर एक खास पाथवे चलता है, जिसका जिक्र हम सेल रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी करते हैं। उस पाथवे का नाम है एचएमपी संट पाथवे। एचएमपी संट पाथवे। हेक्सोस शुगर है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, मतलब एक उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शुगर, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट एचएमपी संट पाथवे। संट क्यों बोला? संट कर दिया गया। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से जाना था, नहीं गया, कोई अदर पाथवे से चला गया ब्रेकिंग होने, इसलिए संटिंग कह रहे हैं इसको। बाकी सेल रेस्पिरेशन में भी इसकी थोड़ी बातें मैं बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, संटिंग हुआ है रेस्पिरेटरी पाथवे का, बाईपास हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, इस एचएमपी संट पाथवे से भी एटीपी मिलता है, और इसमें भी फाइनली ग्लूकोज टूटता है। अब ग्लूकोज किन किन चीजों में टूटता है ये आपके लेवल पे काम का नहीं है, लेकिन फाइनली एनर्जी देता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है। आपके काम का तो बस इतना है कि इस दौरान जब ग्लूकोज टूट के एनर्जी मिलता है तो एक खास चीज बन जाता है इस दौरान, जो नॉर्मली एनिमल सेल्स में नहीं बनता है, और वो है NADPH2। NADPH2 एक रेड्यूस्ड कंपाउंड है, नाम सुने हो नहीं सा? NADPH2 एक रेड्यूस्ड कोएंजाइम है। और मैं बताऊं बच्चों, ये NADPH2 नॉर्मली ये बनता है आपको फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस में प्लांट्स के अंदर, वहां भी रेस्पिरेशन में नहीं बनता है, वहां फोटोसिंथेसिस में बनता है प्लांट्स के अंदर। NADPH2 रेड्यूसिंग पावर कहते हैं इसको, जो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाता है। एचएमपी संट पाथवे की खास बात यही है कि इस दौरान जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो यहाँ पर NADP+ रेड्यूस हो जाता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दौरान, और NADPH2 बना देता है। और खास बात यह है कि ये NADPH2 क्या करता है, ये NADPH2 अरे क्या हो रहा है, ये NADPH2 क्या करता है, एक पर्टिकुलर रेड्यूस्ड कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। क्या नाम है? ग्लूटाथियोन।
और ये ग्लूटाथियोन एक रेड्यूस्ड REDUCD एक रेड्यूस्ड कंपाउंड है। इतना बात समझ में आया तो हाथ खड़ा कर दो। इतना कहानी समझ में आया कि आरबीसी के अंदर एक स्पेशल पाथवे चलता है रेस्पिरेशन के लिए, जिसका नाम HMP शंट पाथवे है। उस HMP शंट पाथवे में NADPH2 बनता है। NADPH2 खुद रेड्यूस्ड कंपाउंड है, तो वो बना देता है ग्लूटाथियोन। जो ग्लूटाथियोन क्या है, रेड्यूस्ड कंपाउंड है। अब बताते हैं ये ग्लूटाथियोन कहाँ बना है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी की मेम्ब्रेन ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड के लिए, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड के लिए बहुत सेंसिटिव है। मैंने कहा ना डोनस मेम्ब्रेन बहुत स्पेसिफिक होती है। अदर सेल की सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड के लिए उतना सेंसिटिव नहीं है जितना आरबीसी की मेम्ब्रेन सेंसिटिव है, डोनस मेम्ब्रेन। तो यदि थोड़ा सा भी बॉडी में ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड आ गया, थोड़ा सा भी अगर आ गया ना, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और आरबीसी बस्ट कर जाएगा और आरबीसी की कमी की वजह से एनीमिया हो जाएगा। इसलिए कई बार इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज 6PD एनीमिया। तो अब आप समझो कि डिसऑर्डर का नाम क्या पड़ा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप समझ ही रहे हो, हेक्सोज मतलब 6 शुगर वाला, 6 फॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट है, इसलिए बोला HMP। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे लिखा है डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये जो एंजाइम है ना, यही एंजाइम जरूरत होती है जब ग्लूकोज HMP शंट पाथवे से टूटता है और उस दौरान NADPH2 बनता है। ये एंजाइम वहां जरूरत पड़ती है HMP शंट पाथवे में। क्या नाम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। मतलब ये डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजिनेशन कराएगा, मतलब ऑक्सीडेशन कराएगा HMP शंट पाथवे से। और ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कोई रेड्यूस्ड कंपाउंड बनेगा, वो है NADPH2। यही रोल है इस एंजाइम का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का। और फिर वो NADPH2 काम आ जाएगा किसमें, ग्लूटाथियोन बनाने में। और ये ग्लूटाथियोन आरबीसी को, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देगा। इससे आरबीसी भी प्रोटेक्टेड रहेगा और अंदर में हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा, वो भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस एंजाइम को, और मैं बता दूं इस एंजाइम को बनाने वाले जीन लोकेटेड होते हैं, इसके जो जीन है वो एक्स लिंक्ड जीन है, एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। अगर इसके जीन आ जाए रिसेसिव कंडीशन में, कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, तो मैं इसको एक्स स्मॉल जी से डिनोट कर देता हूँ। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, ग्लूकोज को ये करने वाला, ठीक है, मैंने डिनोट ले लिया स्मॉल वाला, मतलब समझ चुके आप रिसेसिव। तो बताओ अगर दोनों एलील रिसेसिव कंडीशन में आ गए तो निशा तुम बताओ क्या ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बनने वाला है? नो सर। नहीं बनेगा। तो लो तुम ही बताते जाओ, ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, सीक्वेंस में बताना, जल्दी बोलो। सर फिर से बोलिए ये वाला। अगर ये रिसेसिव कंडीशन में आ गया एलील तो क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बनेगा? नो सर। ये नहीं बनेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा बताओ, ये एंजाइम किस चीज में फिर काम आता से था, ये HMP शंट चलाने में। तो क्या हाँ, HMP शंट चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा, तो क्या NADPH2 बनेगा? नहीं बनेगा, तो क्या ग्लूटाथियोन बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब बताओ ये ग्लूटाथियोन करता क्या था? अगर ये ग्लूटाथियोन रहता था तो थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड अगर आया, ज्यादा भी आ जाए, तो ग्लूटाथियोन क्या करता था, रेड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता था और आरबीसी की मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती थी। नहीं होती थी। लेकिन अगर ये ग्लूटाथियोन नहीं रहेगा तो क्या उस ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड को कोई न्यूट्रलाइज कर पाएगा? नहीं। तो क्या आरबीसी का मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा? हाँ तो क्या फिर हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा? हाँ। तो क्या पर्सन को एनीमिया हो जाएगा? जॉन्डिस भी हो जाएगा। जॉन्डिस होता ही तब है जब एनीमिया होता है। ये काउज है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के कमी होने का काउज, मैंने पूरा सीक्वेंस में बता दिया। बोलो दोनों को समझ में आ गया डिसऑर्डर? आंसर करा करो। ठीक है, अब मैं बता दूं, सारा बात आपके नोट्स में लिखा हुआ है, अपडेटेड नोट्स में अभी फोटो खींच के भेज दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इस डिसऑर्डर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फैविज्म। क्यों जानते हैं पता है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या इनऑर्गेनिक भी हैं कुछ जो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, जिसका नाम आपके सामने है।
सल्फा ड्रग्स, पहले बहुत सारे एंटीबायोटिक आते थे जिसमें सल्फा मतलब कि सल्फा कंपाउंड होता था, ठीक है। एक आता था सल्फाजोनियम नाम के एक टैबलेट आता था, उसमें सल्फा ड्रग की कैटेगरी में वो माना जाता था, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे टैबलेट आते थे पहले, ठीक है। अब बैन कर दिया गया है। क्यों? जब से रिपोर्ट मतलब कि केस किया गया, ये केसेस रिपोर्टेड हुए हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की कमी होती है, उसको अगर सल्फा ड्रग्स देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, थोड़ा सेंसिटिव है आरबीसी की, तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है आरबीसी डिस्ट्रक्शन की और हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन की। जैसा क्लोरोकिन ये भी ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है। अच्छा, अब एक लेग्यूम्स बताते हैं जिसका नाम है फावा बीन लेग्यूम्स, और भी लेग्यूम्स है, स्पेशली फावा बीन। तो ऐसे लोग जो फावा बीन कंज्यूम करते थे उनके अंदर ये केस रिपोर्ट किया गया था पहली बार कि अरे अरे ये लोग फावा बीन खाते हैं और इनको अगर मतलब कि ये केसेस है, अगर इस एंजाइम की कमी है तो ये मर जा रहे हैं एनीमिया की वजह से। तो पता चला अरे ये एनीमिया तो एक एंजाइम के कमी की वजह से हो रहा है। तब जाके काउच पता किया गया तो पता चला कि ये जाके आरबीसी की मेम्ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो लोग पता किए क्यों, नॉर्मली क्यों नहीं होते ऑक्सीडाइज, तब पता चला नॉर्मली उसके अंदर कोई रेड्यूस्ड कंपाउंड होता है ग्लूटाथियोन, और वो नहीं है, इसलिए जो है कि जब ये चीजें जाती है तो तुरंत मर जाता है उसका आरबीसी और एनीमिया हो जाता है। तब से एक और नाम दे दिया इस इन डिसऑर्डर को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंड्रोम। तो बोल ही रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंड्रोम, इसका मतलब समझ सकते हो कि इसका एंजाइम की कमी है, और फेविज्म भी बोल रहे हैं क्योंकि फावा बीन इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, वो एक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है। तो बोलो समझ में आया कि कौन कौन से कंपोनेंट अगर आ जाएंगे बॉडी के अंदर तो इस एनीमिया होने की चांसेस बढ़ जाएगी, सल्फा ड्रग, क्लोरोकिन और फावा बीन्स। बोलो दोनों को समझ में आ गया? यस सर। चलिए, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, अरे मैंने कहा ना मोस्ट ऑफ द जेनेटिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं है। बताइए जिसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो भी डिसऑर्डर है, ग्लूकोज 6 पीडी सिंड्रोम बोलो या फेविज्म बोलो, जिसको ये डिसऑर्डर हो गया है, क्या वो आदमी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? निशा पहले तुम बताओ, तुम्हारे ख्याल से क्या वो आदमी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? नो सर। अच्छा, तुमको क्या लगता है निधि, क्या वो आदमी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है जिसको इस फेविज्म हो गया है? बोल रहे नो, जी सकता है। प्रिकॉशन, अरे ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिकॉशन है। पता चल गया ना अगर किस आदमी को फेविज्म है, अगर पता चल जाए तो पता चल गया ना, भूल से भी उसको ऐसा कोई कंपाउंड मत खिला देना, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कुछ भी हो, भूल से भी उसको ऐसा कोई कंपाउंड मत खिला देना जिसमें कोई भी ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड हो, मत खिलाना उसको, भूल से भी ऐसा कोई कंपाउंड मत खिलाना। वो आदमी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एनीमिया होगा ही नहीं उसको, वो आदमी नॉर्मली जी सकता है। लेकिन जिस दिन वो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड खा लिया ना किसी भी तरीके से, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में खाए, चाहे वो खाने में आ जाए कोई भी ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, तो उसको एनीमिया हो जाएगा और सीवियर एनीमिया होगा, डेथ हो जाएगा, उसका बॉडी कोलैप्स कर जाएगा। अगर इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली तो डेथ कंफर्म है। तो उससे बेटर है कि जब आपको पता है कि आपको डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो क्यों खाओगे ऐसे चीजें जिसमें ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड हो? मत खाओ, जिंदगी जियो आराम से। तो ये था आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, और यहाँ जाके हमारा जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर था और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में भी पांचों के पांचों हमने बता दिया। यहाँ जाके आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर समाप्त होता है। अब आपका आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर में हम सब कुछ समाप्त कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया, चाहूं तो मैं भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को अगर केवल एक्सप्लेन करना हो तो मैं भी कर दूंगा 10-15 मिनट में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को मैं सेल डिवीजन से कनेक्ट करके समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अच्छे से और यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये अगर आपको आज बेसिक में क्लियर कर दूंगा तो मेडिकल कॉलेज में आपको बड़ा मजा आ जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में हम टाइमिंग ऐसा लेंगे कि चाहे हम पूरी कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर स्टार्ट भी कर दें और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समाप्त भी कर दें। ठीक है, आपको वो टाइमिंग का मैं चला जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज जो पढ़ा है, अगर कोई डाउट है दोनों में से किसी को तो बोलो। अगर दोनों में से किसी को डाउट है, निशा को डाउट? नो सर। निधि को डाउट? चलिए, तो बच्चे आप ये सब कुछ पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस डिसऑर्डर को समाप्त करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि
कि हम कल ही स्टार्ट करें मॉलिक्यूलर, ठीक है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अपडेटेड नोट्स का फोटो अभी जस्ट आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।